हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चा जी जल्दी से जुड़ जाइए, 2 मिनट 3 मिनट की लेट हो गई ना जी। हाँ, आ गए हैं जी, गुरु जी आ गए हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। जल्दी से आइए बच्चे जी। हम लोग कल बात करने वाले थे, कल हम लोग पौड़ी फेरा पढ़ रहे थे ना जी। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है 10 संघ को पढ़ेंगे। कितने संघ को? 10 संघ को पढ़ेंगे। फिर एक जो उप वर्ग है उसको पढ़ेंगे, उप संघ को पढ़ेंगे। फिर हम लोग 5 वर्गों को पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इस वजह से हम लोग पहला संघ कल समाप्त कर लिए थे। ठीक है जी, हाँ। आज हम लोग दूसरे संघ की बात करेंगे। पौड़ी फेरा के बाद एक संघ आता है जिसको कहते हैं सिलेंट्रेटा। क्या कहते हैं जी? बोलिए आप लोग। सिलेंट्रेटा। पौड़ी फेरा का मतलब समझ गए थे जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसे टुनटुन कुमार, निशा कुमारी, शुभम कुमार, कृष्णा कुमार, हाँ जी, शंकर कुमार, नीतीश कुमार, कृष्णा कुमार, गोलू कुमार, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। और हम लोग जंतु जगत में यानी एनिमल किंगडम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नाइडेरिया। क्या पढ़ने वाले जी? नाइडेरिया, जिसे हम कहते हैं सिलेंट्रेटा। क्या कहते हैं जी? इसे हम लोग कहते हैं सिलेंट्रेटा। तो आज हम लोग सिलेंट्रेटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, शुभ संध्या। आप सभी लोगों को भी शुभ संध्या। आप लोग कैसे हैं एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, हाँ, एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। स्टार्ट करें। आज का क्लास कौन सा है? तो आज जो है इस चैप्टर का 6ठा क्लास है ना जी। हाँ जी, 6ठा क्लास आज स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? नाइडेरिया पढ़ेंगे, यानी कि सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे। एक बार आप लोग अपने ग्रुप में सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार आप सभी लोग क्या कीजिए? शेयर कर दीजिए जी। हाँ, एक बार शेयर होना चाहिए। और मैं आप लोगों से ये पूछूं कि पौड़ी फेरा में आप लोग क्या क्या जाने थे? पौड़ी फेरा में आप लोगों ने क्या क्या सीखा? जी हाँ, पौड़ी फेरा शब्द किसने दिया सबसे पहले? सन के साथ बताइए तो थोड़ा। हाँ जी, मुझे चलिए जी, हाँ बताइएगा। पौड़ी फेरा शब्द किसने दिया और कब दिया? हाँ, मैं आप लोगों से पौड़ी फेरा की बात कर रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी। अब देखिए, हम लोग नाइडेरिया पढ़ेंगे यानी सिलेंट्रेटा। इसमें हम लोग नाइडेरिया पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा, कल के क्लास में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। कल के क्लास में हम लोग बात किए थे जी सिलोम के बारे में ना जी। सिलोम के बारे में बात किए थे। सिलोम होता क्या है मैंने आपको बताया था। चलिए, बहुत बढ़िया जी। अभिषेक कुमार 1825। जी हाँ, हाँ, आर ई ग्रांट ने जी, हाँ, 1825 में। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आप सभी के आंसर आने शुरू हो गए कि गुरुजी आर ई ग्रांट ने 1825 में पौड़ी फेरा शब्द दिया। ठीक है, पौड़ी फेरा शब्द दिया। और पौड़ी का अर्थ क्या होता है? छिद्रित। क्या होता है जी? छिद्रित। और फेरा का अर्थ क्या होता है? शरीर युक्त ना जी। तो जितने भी पौड़ी फेरा के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं उन सबका शरीर किससे बना होता है? तो कहिएगा छिद्रित होता है। कैसा होता है जी? छिद्रित होता है जी। तो हम लोग सिलोम की बात कर लिए थे कि सिलोम किसके द्वारा अस्तरित होता है। तो मैंने आपको बताया था मीजोडर्म, या इसी को आप कहे थे मीसोडर्म। क्या कहते? मीसोडर्म। इस मीसोडर्म के द्वारा अस्तरित था। क्या? मीसोडर्म के द्वारा अस्तरित था, उसी को हम कहे सिलोम। क्या कहे? जब किसी जीव का शरीर मीजोडर्म के द्वारा अस्तरित होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिलोम कहते हैं। ये चीजें आप लोग समझ चुके थे। फिर बात करेंगे हम लोग कि मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का वर्गीकरण। ध्यान समझिएगा, मैंने इन सारी बातों को बता दिया था। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को ये बताइए क्या ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। पहले ये बताइए कि हमने ये जो तस्वीरें ली है बुक से, आपके एनसीईआरटी बुक से जो तस्वीरें यहां पर ली हुई है, क्या ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है? तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जी, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राणी जो जगत है, इस प्राणी जगत में हम लोग संगठन के स्तर के बारे में पढ़े थे ना जी, कि कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। समिति के बारे में पढ़े थे, समिति यानी सिमेट्री के बारे में पढ़े थे। और देखिए ध्यान से, उत्तक स्तर का या उत्तक या अंग स्तर तंत्र का ये भी हम लोग जान चुके थे। फिर यहाँ पे और ये समिति की बात किए थे, और ये समिति भी जान चुके थे। और यहाँ हम लोग जी, साफ दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया जी। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। द्विपार्श्व के बारे में पढ़ लिए थे कि द्विपार्श्व का मतलब क्या होता है।
जिनका शरीर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, द्विपार्श्व होता है। ये सारी चीजें आप लोग जान चुके थे। अब इधर आइए, अब इधर आइए संघ पे। कहाँ आइए? संघ पे आइए। और संघ में अब ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? और ये सीधा तीर जाता है कहां पे? तो नाइडेरिया और टीनोफोरा में जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी जीव होंगे जो नाइडेरिया के अंतर्गत आएंगे, टीनोफोरा के अंतर्गत आएंगे, उन सबका शरीर कैसा होगा? तो और ये सम्मित होगा। क्या होगा? और ये सम्मित होगा। समझ में आ रहा है? अब यहां देखिए पॉरीफेरा, क्या आ रहा है? पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे उन सबका शरीर कैसा होगा? तो कहिएगा, यहां देखिए कोशिकीय स्तर का शरीर उसमें पाया जाएगा। तो अब कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग पॉरीफेरा 1 नंबर में पढ़े, ये संघ है, समझिएगा। पॉरीफेरा 1 नंबर पढ़े। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे नाइडेरिया यानी सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग टोनोफेरा के बारे में पढ़ेंगे। ये सब संघ है, ये सब क्या है? संघ है। और इधर आपको दिखाया गया कि उनका शरीर किस प्रकार से स्तरीय अस्तर कहते हैं, उसका संगठन कैसा होता है। फिर यहाँ बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज की, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। फिर एस्केल्मिन्थीज के बारे में बात करेंगे, एनेलिडा के बात करेंगे, फिर आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, मोलस्का की बात करेंगे, हेमिकार्डेटा की बात करेंगे और लास्ट में कार्डेटा की बात करेंगे। ठीक है। हाँ, पॉरीफेरा क्या होता है सर? निखिल कुमार, मैंने आपको कल बताया था पॉरीफेरा क्या होता है। पॉरीफेरा ये संघ होता है, ये टोटल जो है संघ है। पॉरीफेरा संघ है, नाइडेरिया संघ है, टोनोफोरा संघ है, प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ है, एस्केल्मिन्थीज संघ है, एनेलिडा संघ है, आर्थ्रोपोडा संघ है, मोलस्का संघ है, हेमिकार्डेटा संघ है और कार्डेटा। ये सभी का सभी क्या है? ये सभी के सभी संघ है। और इस संघ में वैसे ही जीवों को रखा गया है जिनके समान गुण मिलते हैं। ठीक है, जैसे पॉरीफेरा की अगर कल बात किए थे तो पॉरीफेरा में वैसे ही जीवों को रखा गया है जिनका शरीर छिद्रित होता है। क्या होता है? छिद्रित होता है। बात समझ गए? अब चलती बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं। देखिए पॉरीफेरा के एग्जाम्पल की बात किए थे कि साइकन यानी एस्पोंजिला आता है। आप देख पा रहे होंगे ये एस्पोंजिला जो समुद्री होता है, कहाँ पाया जाता है जी? तो कहिएगा समुद्री होता है गुरुजी, समुद्र में पाया जाता है। समुद्र का मतलब समझ रहे हैं ना जी? हमारे यहाँ पे ये नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है समुद्र में। कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, अर्थात समुद्री होते हैं। ठीक है, समुद्री होते हैं एस्पोंजिला। फिर बात करते हैं यहाँ पे साइकन की। किसकी बात करते हैं? साइकन। ये पॉरीफेरा के अंतर्गत आने वाले ये जीव है। ठीक है। हाँ, ठीक है। और फिर बात करते हैं यू एस्पोंजिला। किसकी बात करते हैं? यू एस्पोंजिला। ये जो है उदाहरण किसके हैं? तो आप कहिएगा संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उन जीवों के उदाहरण है। ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे किसकी? आवास की बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ जी संघ 11 होते हैं जी। कहीं कहीं आपको 10 संघ मिलेंगे, प्रॉपर आपको 10 ही मिलेंगे। 9th क्लास में आप लोग पढ़े हुईएगा तो वहां 10 ही आपको संघ मिलेगा। ठीक है। लेकिन उसमें हेमिकार्डेटा को अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो उसमें हेमिकार्डेटा को इंक्लूड करने पर, जोड़ने पर टोटल बन जाते हैं संघ कितने? तो 11 बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन हेमिकार्डेटा जो है उप संघ ही है एक। तो आप आगे चलिएगा तो उसमें मिलेगा कि इसका जो गुण है वो कार्डेटा और हेमिकार्डेटा, ये हेमिकार्डेटा को वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, निकाल दिया गया, इस वजह से वहां 10 ही संघ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिले 11 मिले, क्या जाने वाला है। ठीक है। हाँ, पहले जो है 11 हुआ करते थे, बाद में जो है उसको वहां से निकाल दिया गया, तो इस तरह से 10 ही बचा। ठीक है। आवास का मतलब क्या होता है सर? निखिल कुमार, आवास का मतलब क्या होता है? जहां पर जीव रहते हैं उसको कहते हैं आवास। क्या कहते हैं? आवास। यानी कि जीवों का जीवन यापन कहां पे होता है? हाँ, जीवों का जीवन यापन कहां पर होता है? आवास का मतलब तो वही होता है जी। हाँ, ठीक है। तो हम बात कर ले आवास की। ठीक है, आवास की अगर बात करें, आप लोगों के सामने हम आवास की बात कर रहे हैं। आवास का मतलब समझ गए होंगे। आवास का मतलब होता है बच्चा जी जहां पर ये जीव रहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जो अधिकांश जीव होते हैं वे समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? कहने का मतलब है ये समुद्र में पाए जाते हैं, यानी मीठा जल में, नदी तालाब झील में नहीं पाए जाते हैं। समुद्री होते हैं यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये भी बनेगा कि पॉरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वे होते हैं,
हाँ, निवास करते हैं, जहां पर निवास करते हैं, आरोही पांडे कह रही हैं। बहुत बढ़िया। चलिए हम बात करते हैं संग पौड़ी फेरा, संग पौड़ी फेरा, पौड़ी फेरा के अंतर्गत, के अंतर्गत, अंतर्गत आने वाले जीव, आने वाले जो जीव होते हैं, आने वाले जीव, ध्यान दीजिएगा, आने वाले जीव क्या होते हैं तो कहिएगा समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री। और समुद्री की बात कीजिएगा तो यहाँ क्या लिखिएगा? लवणीय। क्या होते हैं? लवणीय समुद्री होते हैं, यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, लवणीय और अलवणीय मैंने आपको बताया था। NaCl की मात्रा समुद्री जल में, NaCl की मात्रा होती है जो नमकीन होता है, अतः इसको क्या कहते हैं? समुद्री कहते हैं, यानी कि लवणीय जल कहते हैं। और जितने हमारे आसपास नदी नाले झील में जो जल पाए जाते हैं ये अलवणीय होते हैं, मीठा जल होते हैं। क्या होते हैं? मीठा जल होते हैं। समझ गए? मीठा जल समुद्री होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्सेप्शन में है परंतु। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ अलवणीय भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ, यहीं से लिखेंगे कि कुछ अलवणीय भी होते हैं। जैसे हाँ, यहीं पे लिखेंगे कुछ, कुछ अलवणीय, अलवणीय, कुछ अलवणीय भी होते हैं, अलवणीय भी, अलवणीय भी होते हैं, अलवणीय भी होते हैं। अलवणीय का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी ये पौड़ी फेरा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं जो मीठे जल में भी पाए जाते हैं। और मीठे जल वाले की बात करें तो इसमें आ जाएगा एस पंजिला। क्या आ जाएगा? जैसे, जैसे की बात करें तो लिखेंगे एस पंजिला। क्या लिखेंगे? एस पंजिला। ये जो है कहाँ पाए जाते हैं तो कहिएगा ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। कहाँ? आप कहिएगा गुरुजी ये पाए जाते हैं स्वच्छ जल में। कहाँ? स्वच्छ, स्वच्छ जल में, जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। समझ गए? स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। एक बार समझिए फिर से, मैंने आपको क्या बताया? संग पौड़ी फेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वे लवणीय होते हैं, लेकिन कुछ जो है अलवणीय भी होते हैं, जैसे एस पंजिला। और ये एस पंजिला जो होते हैं वे स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। जी हाँ, जी जी, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ नहीं है ना जी, इसमें कुछ नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। बढ़ते आगे, अब बात करते हैं संग पौड़ी फेरा की विशेषताएं क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि संग पौड़ी फेरा, संग पौड़ी फेरा की विशेषता क्या है। अगर आप लोगों से ये पूछे कि सबसे पहले ये विशेषता बताइए, हाँ, विशेषता की अगर बात करें, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि आप लोग कल के क्लास में, हाँ, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपको कोशिकीय स्तर का संगठन ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको शारीरिक संगठन बताया तो उसमें बताया था कि जो जीवों का शरीर होता है या तो कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, उत्तक स्तर का होता है, अंग तंत्र का होता है, अंग स्तर का होता है, या भ्रूणीय स्तर का होता है। ये चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी। हाँ, बताई थी या नो? जल्दी बताइए। हाँ, तो हम इसमें कहेंगे कि इस संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं इन सभी का जो शरीर होता है वह कोशिकीय स्तर का होता है। कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का होता है। तो हम लिखेंगे कि इस संघ के जीवों में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। कैसे? बोलिएगा, बोलिए तो मेरे साथ, बोलिएगा। इस संघ के जीवों में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। जी हाँ, ये भी लिख सकते हैं आप। बहुत बढ़िया, कृतिका कर रही है। इसके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे तो आप कहिएगा इस संघ, इस संघ, इस संघ के जीवों में, इस संघ के जीवों में, इस संघ के जीवों में कोशिकीय स्तर का, किस स्तर का है जी तो कहिएगा कोशिकीय, कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है या शारीरिक, शारीरिक संगठन पाया जाता है। कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, संगठन, संगठन पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। तो ये बात, तो ये को पॉइंट लिख लिए कि किस स्तर का शारीरिक संगठन है तो कहिएगा कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है,
हाँ, फिर बात करेंगे दूसरे नंबर अगर पॉइंट की हम बात करेंगे तो आप कहिएगा कि इस संघ में आने वाले, कौन सी संघ की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम बात कर रहे हैं किस संघ की? हम बात कर रहे हैं पॉरीफेरा संघ की, ठीक है। तो कहिएगा इस संघ के प्राणी प्रायः असम्मित होते हैं। कैसे होते हैं? असम्मित होते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके, साइकन को छोड़ करके। किसको? तो हम कहेंगे इस संघ के प्राणी कैसे होते हैं? असम्मित होते हैं जी, असम्मित होते हैं, यानी असम्मिति होते हैं, परंतु यहां ध्यान दीजिएगा, साइकन, क्या याद कीजिएगा? साइकन। और यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि साइकन का शरीर किस प्रकार का होता है? तो कहिएगा साइकन का शरीर और ये सम्मित होता है। कैसा होता है? साइकन में और ये सम्मित पाया जाता है। सीधे कहेंगे साइकन में और ये क्या? और ये सम्मिति पाया जाता है, ठीक है, सम्मिति पाया जाता है। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैंने आपको क्या बताया? इस संघ के जीवों में कोशिकीय स्तर का संगठन है, और कोशिकीय स्तर आप लोग पढ़ चुके हैं। और सम्मित की बात करें तो इसमें और ये असम्मित होते हैं, यानी कि इस संघ में आने वाले जितने भी जीव होंगे वो सब जो है कैसे होंगे? तो कहिएगा असम्मित होंगे। लेकिन साइकन में और ये सम्मित होता है। कैसा होता है? और ये सम्मित होता है, ठीक है। बड़े, अब ये 3 नंबर की बात करेंगे। तीसरे नंबर की बात करेंगे। तीसरे नंबर आप लोग जानते होंगे, तीसरे नंबर विशेषता की बताइए। तो एक विशेषता हमको देखने को मिला कि इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनका शरीर छिद्रित होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस संघ के जीवों का शरीर क्या होता है? तो कहिएगा छिद्रित होता है। शरीर छिद्रित होता है, ठीक है। हाँ, छिद्रित होता है, ठीक है जी। हाँ, कैसा होता है? तो कहिएगा छिद्रित होता है। बहुत बढ़िया जी, हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, ठीक है। चौथे नंबर की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं द्विस्तरीय, यानी द्विकोणक और त्रिकोणक, ठीक है। इसकी बात हमने की थी, हाँ जी हाँ, इसकी मैंने बात की थी त्रिकोणक और द्विकोणक। तो हम कहेंगे कि इसकी जो शरीर भित्ति होती है उसमें 2 ही स्तर होते हैं। क्या होते हैं? 2 ही स्तर होते हैं, यानी इस संघ के, हम कहेंगे इस संघ के जीव जो होते हैं, इस संघ के जीव द्विकोणक होते हैं। कैसे होते हैं? द्विकोणक होते हैं। अब बताइए आप लोग, जब हम द्विस्तर की बात करें, द्विस्तरीय सीधे लिख देते हैं। इस संघ के जीव द्विस्तरीय होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, ठीक है, द्विस्तरीय होते हैं। अगर हम द्विस्तरीय की बात करें तो आप बताइए 2 स्तर कौन कौन से? हाँ, अगर यहाँ पे 2 स्तर की बात आती है गुरुजी कि 2 स्तर पाए जाते हैं, तो आपको मैंने 3 स्तर बताए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो अगर 2 स्तर की जब बात आएगी कि 2 ही स्तर होते हैं, तो वो 2 स्तर कौन कौन से होंगे? हाँ, जल्दी से बताइए, आप लोगों को पता होगा। द्विकोणिकी, बिल्कुल जी, द्विकोणिकी, द्विकोणक, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, द्विकोणिकी, जी हाँ सर जी, द्विकोणक या द्विकोणिकी, कहीं आपको द्विकोणक मिलेगा, द्विकोणिकी मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बताइए कौन कौन से द्विस्तरीय में आएगा? तो आप कहिएगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मैंने आपको बताया था कि द्विकोणक जहां पर बात आ जाए, अगर यहीं पे लिख लेंगे, हाँ, अगर द्विस्तरीय की बात करेंगे तो एक तो आ जाएगा जी, एक क्या आ जाएगा? तो आप कहिएगा गुरुजी, एक आएगा एक्टोडर्म, क्या आएगा? एक्टोडर्म आएगा। और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा एंडोडर्म। क्या आएगा? एंडोडर्म, यानी सबसे बाहरी जो परत होगा वह एक्टोडर्म होगा, और सबसे आंतरिक जो परत होगा उसको हम क्या कहेंगे? एंडोडर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोडर्म कहेंगे। बोलिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे बात कर लेते हैं जी हम 5वें नंबर पॉइंट की, ठीक है। 5वें नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा,
उभयलिंगी आप लोग समझ रहे होंगे, हाँ उभयलिंगी समझ रहे होंगे, तो हम कहेंगे इस संघ के अंतर्गत यानी पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वे कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। आप लोग उभयलिंगी का मतलब समझ रहे होंगे। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है जी? उभयलिंगी का मतलब होता है कि जिसमें नर और मादा दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हो, उसको क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे। यानी नर और मादा एक ही शरीर में पाया जाता है। अब आप के मन में ये आएगा कि ऐसा कोई जीव है क्या जो नर और मादा एक ही शरीर में पाया जाता है? तो आप हाँ जी हाँ जरूर बताएंगे, आप ही लोग बताइएगा कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें नर और मादा एक ही शरीर में पाया जाता है और उसको उभयलिंगी कहेंगे। ठीक है, हाँ नाम ले लेंगे सुमित कुमार, टेंशन कह लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इस संघ के जीव कैसे होते हैं, जल्दी से बताइएगा। हमने आपसे पूछा कि उभयलिंगी का मतलब क्या हुआ, कि उभयलिंगी का मतलब हुआ जिसमें नर और मादा दोनों एक ही शरीर में पाया जाता है। ऐसे जीव का नाम बताइए जो उभयलिंगी होता है। हाँ ऐसे जीव का नाम बताइए जो उभयलिंगी होता है। और मनोहर कुमार एग्जाम दे रहे हैं केंचुआ गुरु जी, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया जी, केंचुआ केंचुआ, चलिए बहुत अच्छा। तो हम कहेंगे इस संघ के जीव उभयलिंगी क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं जी, उभयलिंगी होते हैं, बहुत बढ़िया, हाँ उभयलिंगी होते हैं। यानी नर और मादा दोनों एक ही शरीर में पाया जाएगा ना, दोनों क्या होगा, एक ही शरीर में पाया जाएगा, बिल्कुल जी हाँ बहुत बढ़िया जी। सारे हाँ हाँ किन्नर, नंदिनी कह रही है किन्नर, बहुत बढ़िया, वो भी उभयलिंगी में ही आएंगे। ठीक है हाँ जी जी हाँ चलिए एक पॉइंट और लिख लें चलिए एक और लिख लें यहीं पे लिख ही लेते हैं। छठे नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे, छठे नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो आप कहिएगा कि इनमें इस संघ के जीवों में नाल तंत्र पाया जाता है। क्या होता है, जल्दी से बोलिए बढ़िया जी बढ़िया। चलिए हम कहेंगे इस संघ के जीवों में नाल तंत्र क्या होता है, नाल तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। आप लोग नाम सुने होंगे नाल तंत्र का, हाँ आहार तंत्र का तो नाम सुने होंगे, नाल तंत्र का भी नाम सुने होंगे, बिल्कुल हाँ। तो नाल तंत्र पाया जाता है जी, हाँ क्या पाया जाता है, तो कहिएगा नाल तंत्र पाया जाता है। और इसी नाल तंत्र के द्वारा जल के परिवहन से, ठीक है हाँ ये नाल तंत्र क्या काम करेगा, तो आप कहिएगा कि नाल तंत्र क्या, नाल तंत्र द्वारा जल के परिवहन से, किसके, जल के परिवहन से क्या क्या होगा, तो आप कहिएगा श्वसन भी होगा। हाँ चलिए सर नाम ले लीजिए, अरे पढ़िए ना जी, पढ़िए, पढ़ते नहीं आप लोग, खाली कहते हैं नाम ले लीजिए। हाँ परिवहन से इनमें श्वसन, उत्सर्जन और भोजन का अंतर्ग्रहण सभी होगा। जल के परिवहन से श्वसन, उसके बाद आप कहिएगा उत्सर्जन, क्या कहिएगा, उत्सर्जन एवं भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। भोजन का ग्रहण होता है, सीधे लिख लेते हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण होता है, ठीक है, भोजन ग्रहण होता है। अब एक बार देखिए ध्यान से, एक बार समझिए आप लोग कि हमने आपको क्या बताया। देखिए हर एक जो पॉइंट लिखे हैं यहां से सीधे ऑब्जेक्टिव बनेगा, सीधे ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा कि पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों का शरीर कैसा होता है, तो कहिएगा छिद्रित होता है। कैसा होता है, छिद्रित होता है। और फिर बात करें इस संघ के जीवों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, द्विस्तरीय होता है, जिसमें दो स्तर, एक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है। फिर बात करें इस संघ के जीव उभयलिंगी होते हैं। फिर बात करें इस संघ के जीवों में नाल तंत्र पाया जाता है। और ये नाल तंत्र क्या काम करता है, तो कहिएगा नाल तंत्र द्वारा जल के परिवहन से, जब जल का परिवहन करता है तो इसमें श्वसन, उत्सर्जन एवं भोजन का ग्रहण होता है। यानी श्वसन भी हो जाएगा और उत्सर्जन भी हो जाएगा और भोजन। अब आप बताइए, हाँ अब आप बताइए कि श्वसन क्या होता है, ठीक है, श्वसन क्या होता है और उत्सर्जन क्या होता है। पहले तो आप लोगों से ये पूछेंगे श्वसन क्या होता है। जी हाँ जल्दी से बताइए श्वसन क्या होता है। जी हाँ ठीक है
श्वसन क्या होता है जी। हाँ ठीक है, हाँ तब तक आगे बढ़ते हैं। अब फिर बात करते हैं कितने पॉइंट लिखे थे जी, तो 6 लिखे थे, एक और पॉइंट लिखे, 7 नंबर पॉइंट लिखे। हाँ 7वां नंबर पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। 7वें नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो आप कहिएगा, अब बात कर लेते हैं इसमें पोषण कैसा होता है। हाँ सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। तो खाली लीजिएगा सांस, सांस छोड़िए भी जी। हाँ सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। ठीक है, बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण करके फेफड़े तक पहुंचाने तथा शरीर से नासिका छिद्र द्वारा वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। उत्सर्जन क्या है जी, उत्सर्जन क्या है जल्दी बताइए। हाँ हाँ जी, श्वसन उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है। अब यहां पे बात करते हैं कि इस संघ के प्राणियों में 7वें नंबर की बात करेंगे, पोषण की बात करेंगे, पोषण कैसा होता है। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। हाँ बहुत अच्छा, मजा आएगा, काहे नहीं मजा आएगा। रॉन्ग सर, रॉन्ग सर, क्या रॉन्ग हो गया जी। चलिए बहुत बढ़िया चलिए जी ठीक है। चलिए बात करते हैं पोषण की। तो कहिएगा इस संघ के प्राणियों में, किस संघ के बात कर रहे हैं, पॉरीफेरा। इस संघ के, इस संघ के प्राणियों में, इस संघ के प्राणियों, इस संघ के प्राणियों में विषम, अब देखिए विषम पोषी तो लिख देंगे, लेकिन विषम पोषी में भी कई तरह के हैं। जैसे विषम पोषी में कहिएगा तो मृतजीवी हो गया ना, परजीवी हो गया, प्राणी समभोजी हो गया ना जी। तो आप कहिएगा कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे उनमें प्राणी समभोजी, यानी इस संघ के प्राणियों में प्राणी सम, क्या बोलिएगा, प्राणी समभोजी प्रकार का, प्राणी समभोजी प्रकार का पोषण पाया जाता है। प्राणी समभोजी प्रकार का पोषण पाया जाता है। प्रकार का क्या पाया जाता है, तो कहिएगा पोषण पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। उत्सर्जन की बात आप लोगों से किए थे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो उत्सर्जन का परिभाषा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, सुमित कुमार कह रहे हैं कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो बेकार पदार्थ हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है, उन बेकार पदार्थों को जब शरीर से बाहर निष्कासित करेंगे तो उसको हम उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, हाँ उसको हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर जब निकाल देंगे तो उसे हम कहेंगे उत्सर्जन। ठीक है, हाँ अब एक क्वेश्चन बन रहा होगा आपके मन में कि हमारे शरीर में उत्सर्जन तो होता है, किसका उत्सर्जन करते हैं, तो हमारे शरीर में उत्सर्जन, जैसे मल का उत्सर्जन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, पसीना उत्सर्जन करते हैं। ये सारे जो है बेकार पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। लेकिन इसमें से सबसे हानिकारक कौन सा है, तो आप कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस संघ के प्राणियों में प्राणी समभोजी प्रकार का पोषण पाया जाता है। ठीक है, अब इस संघ के उदाहरण की बात कर लें, इस संघ के उदाहरण की बात कर ले बच्चा जी। उदाहरण में क्या क्या होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया था, जल्दी जल्दी बोलिए तो क्या क्या उदाहरण होगा, जल्दी से बताइए। उदाहरण में क्या क्या आएगा, पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे उसमें उदाहरण क्या होगा, तो आप कहिएगा साइकन है गुरुजी। क्या है, साइकन है। 2 नंबर में बोलिए जल्दी से। हाँ साइकन है, और क्या क्या है जी, हाँ जी जी और बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मल, ये सारे के सारे क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो साइकन हो गया। एस पंजिला है, क्या है, एस पंजिला, एस पंजिला। फिर यहीं पे बात कर ले यू एस पंजिला। क्या बात करेंगे, यू एस पंजिला। ये जो है इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, ये हो गए इसके उदाहरण। तो ये पॉरीफेरा यहीं पे क्या हुआ, यहीं पे हुआ समाप्त। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अमोनिया भी हानिकारक है, बिल्कुल हाँ जी, अमोनिया भी हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, बिल्कुल हाँ। एमिनो अम्लों के विखंडन से बनने वाला हाँ सबसे हानिकारक पदार्थ अमोनिया NH3 है। जी हाँ, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बढ़े आगे। अब आगे बात करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया जी। अब बात करेंगे संघ सिलेंट्रेटा की। किसकी बात करेंगे, जिसे हम लोग नाइडेरिया कहे। क्या कहे, नाइडेरिया, या इसी को हम कहेंगे सिलेंट्रेटा। क्या कहेंगे, सिलेंट्रेटा। यहां थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहां होगा सिलेंट्रेटा। क्या होगा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा।
ठीक है, सिलेंट्रेटा कहिए या आप नाइडेरिया कहिए, ठीक है। चलिए अब आप ये समझिए, पहले ये दूसरा संघ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा आराम से चलिए सर, साथ में लिख भी रहे हैं, ठीक है जी, पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब इतना आराम से तो चल रहे हैं। हाँ, यूरिया अमोनिया, ठीक है जी। हाँ, और उत्सर्जी पदार्थ आएगा तो उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे पूरा को, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम बात करेंगे नाइडेरिया की, बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि नाइडेरिया होता क्या है। नाइडेरिया एक संघ है, किसका संघ है तो कहिएगा प्राणियों का एक संघ है, जंतु जगत का एक संघ है। किसका? जंतु जगत का एक संघ होता है। आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि नाइडेरिया क्या होता है गुरुजी, तो कहिएगा कि नाइडेरिया जीव जगत का या सीधे कहिएगा जंतु जगत का एक संघ है। जंतु जगत का एक संघ है जिसके अंतर्गत निम्न श्रेणी के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जिसके अंतर्गत निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। वो तो निम्न श्रेणी के है लेकिन बहुकोशिकीय है, ठीक है। याद कीजिए, आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप लोग उसमें पढ़े होंगे एक कोशिकीय, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय। निम्न तो है लेकिन बहुकोशिकीय है, उसका नाम क्या था? हाइड्रा। क्या नाम था? हाइड्रा। हाँ जी, हाइड्रा के बारे में आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे कि निम्न श्रेणी का बहुकोशिकीय अगर कोई जीव है तो वह हाइड्रा, ठीक है, वो हाइड्रा है। मुरली के समान देखोगे, वहां से ऐसे ऐसे प्रवर्ध निकला रहता था और आपको पता होगा कि उसमें जो जनन की क्रिया है वह किस विधि के द्वारा होती थी, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, जल्दी से बताइए। तो हम बात करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे तो कहिएगा यह जंतु जगत का, किसका? आप कहेंगे कि यह जंतु जगत का, यह जंतु जगत का एक संघ है, एक संघ है, एक संघ है जिसके अंतर्गत निम्न श्रेणी के, ठीक है, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय, क्या? निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव आते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव आते हैं, ठीक है। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये निम्न श्रेणी के हैं लेकिन कैसे हैं तो आप कहिएगा बहुकोशिकीय है। जी हाँ, बहुकोशिकीय है, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव आते हैं। और ध्यान दीजिए कि इस संघ के अंतर्गत लगभग 9,500 प्रजातियां हैं। कितनी? इस संघ के अंतर्गत लगभग 9,500 प्रजातियां हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी इसी में लिखवा दीजिए। चल लिख लीजिएगा, इस संघ में लगभग 9,500, कितना? 9,500 प्रजातियां हैं। कितनी है प्रजातियां तो कहिएगा 9,500 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां जी तो कहिएगा 9,500 प्रजातियां हैं। हाँ, ठीक है। चलिए जी, इंग्लिश पर भी ध्यान दे देंगे, ठीक है। 9,300, हाँ लगभग में है, तो कहीं आपको 300 मिल सकता है, कहीं कहीं 9,500 मिल सकता है और कहीं कहीं 6,000 मिल सकता है, ठीक है। 9,500 लिखे हैं बच्चा जी, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है। हाँ, 900 दे रहे हैं आप। चलिए बढ़े आगे। 9,500 प्रजातियां इसमें है, ठीक है। बढ़ते आप। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ देखिए समुद्री एनुमेन। अब इस संघ में आने वाले जो 9,500 प्रजातियां हैं उसमें से कुछ प्रजाति यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे ये देखिए समुद्री एनुमेन। अब कहिए गुरुजी ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये भी समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, यानी कि ये पाए कहाँ जाते हैं तो समुद्रों में पाए जाते हैं। जी कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में पाए जाते हैं, यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये हमारे आसपास, घर के आसपास जो नदी नाला होता है वहां पे नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में पाए जाते हैं। तो अतः इसे हम लोग लवणीय कहेंगे। क्या कहेंगे? लवणीय। जैसे
समुद्री एनीमोन। क्या है? समुद्री एनीमोन। और ये समुद्री एनीमोन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहिएगा कि ये समुद्री एनीमोन पाए जाते हैं कहाँ पे? तो समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समुद्री एनीमोन। फिर बात करेंगे कोरल। किसकी बात करेंगे? कोरल। ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं परवाल। क्या कहते हैं? परवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कोरल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए इस कोरल में क्या होता है, इसमें अनेकों सेप्टा बनता है। क्या बनता है? सेप्टा बनता है। आप कहिए गुरुजी सेप्टा का तो नाम हम लोग वृषण में सुने हैं, जो मानव नर जनन अंग वृषण होता है उसमें हम लोग सुने हैं कि वृषण के अंदर जो होता है उसमें कई सेप्टा बना होता है। ठीक उसी प्रकार से आप जो है इसमें कई सेप्टा देखेंगे। कई क्या देखेंगे? कई इसमें सेप्टा देखेंगे। और ये कोरल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलिए आपको हम बताते हैं कि ये महत्वपूर्ण कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी आप लोग फिलहाल इसके उदाहरण की बात करेंगे। अगला बात करते हैं नेमेटोब्लास्ट की। किसकी बात करते हैं? नेमेटोब्लास्ट की बात करते हैं। और ये नेमेटोब्लास्ट किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहिएगा कि ये नेमेटोब्लास्ट आता है किसके अंतर्गत? तो नाइजेरिया संघ के अंतर्गत आने वाला ये जीव है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अगला जो एग्जाम्पल है इसका वो है फाइसेलिया। क्या है? फाइसेलिया। देखिए ये फाइसेलिया कैसे होता है? इसमें ये जो है समुद्रों में रहने के लिए, यानी समुद्र में ये क्या करता है कि इसको गति प्रदान कराएगा। क्या कराएगा? गति प्रदान कराएगा। और साथ ही साथ इस पे कांटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कांटा। यहाँ देखिए इसमें आपको मिलेगा कांटा। और ये कांटा क्या करेगा? तो उसको एक स्थान पर रहने में, एक स्थान पर बने रहने में मदद करेगा, सहायता करेगा। साथ ही साथ भोजन के शिकार करने में उसमें भी क्या करेगा? उसमें भी ये फायदेमंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है किसका? पेनाटूला का। किसका उदाहरण है? तो ये पेनाटूला का तस्वीर है। और ये उदाहरण किसका है? तो कहिएगा नाइजेरिया संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों का उदाहरण है। और ये जो है एकदम जो है सीधा यानी शाखित होता है। और इसमें एकदम पत्ती के समान ये परवर्ध निकले होते हैं। और इस प्रत्येक परवर्ध पर क्या होता है? तो कांटे नुमा पाया जाता है ना। इस कांटे नुमा को हम क्या कहते हैं? दंश कोड़क है। दंश कोड़क कहेंगे। क्या कहेंगे? दंश कोड़क की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा देर के बाद हम लोग इसी की बात करेंगे, दंश कोड़क की। क्या किसकी बात करेंगे? तो यहां पर हम लिख देते हैं दंश है, दंश कोड़क है। ठीक है, दंश कोड़क है। ये दंश कोड़क की बात करेंगे। और ये दंश कोड़क क्या करता है? तो आप कहिएगा ये दंश कोड़क उस जीव को अपने यानी जल में जब रहेगा तो जल में एक जगह स्थिर रहना है तो स्थिर रखने में मदद करेगा, उसको जकड़ के रखेगा। साथ ही साथ जो है भोजन को लेने में भी ये मदद करेगा। ठीक है, और यहाँ पे है ऑरिलिया। क्या है? ऑरिलिया। और यहाँ पे भी देख रहे हैं बहुत सारे परवर्ध निकले हुए हैं। ठीक है, हाँ तो समझ गए। तो इसमें आप लोग समझ में आ गया कि नाइजेरिया संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे वो समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। और उनके शरीर पर अनेकों परवर्ध निकले होते हैं। और उस परवर्ध पर जो कांटेनुमा संरचना पाई जाती है उस कांटेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? दंश कोड़क कहा जाता है। क्या कहते हैं? दंश कोड़क कहा जाता है। बोलिए, हाँ समझ में आ गया। इसको हम क्या कहेंगे? दंश कोड़क कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रा महाराज दिख रहे हैं आप लोगों को ना। हाइड्रा महाराज दिख रहे हैं। हाइड्रा का जंतु वैज्ञानिक नाम, पहले तो हम लोग हाइड्रा को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि किसी प्राणी संघ को नाइजेरिया संघ कहा जाता है, क्यों? ध्यान दीजिएगा, मैंने इस बात को समझा दिया आपको। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा। किसी प्राणी संघ को नाइजेरिया संघ कहा जाता है, क्यों? नाइजेरिया संघ कहा जाता है क्यों? मैंने आपको बताया कि सिलेंट्रेटा को नाइजेरिया संघ कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो सिलेंट्रेटा है इसको नाइजेरिया संघ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनमें परवर्ध निकला होता है। क्या होता है? परवर्ध निकला होता है। और उस परवर्ध पर पाया जाता है दंश कोड़क। क्या पाया है? दंश कोड़क, जिसको कहते हैं नाइडोब्लास्ट। क्या कहते हैं? नाइडोब्लास्ट कहते हैं। समझिए, ये हो गया हाइड्रा। क्या हो गया? हाइड्रा हो गया। और इस हाइड्रा पर ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान एकदम इधर होना चाहिए। ये हो गया हाइड्रा। और इस हाइड्रा में जो परवर्ध निकला हुआ है, इस परवर्ध में बारीकी से आप देखिए, ये जो दाना टाइप का निकला हुआ है ना,
ये दाना टाइप का निकला हुआ है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, दंश कोरक, या इसी को दंश कोरक या नाइडोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा ये गुरुजी क्या है, तो इसको कहेंगे दंश कोरक। क्या कहेंगे, दंश कोरक, दंश कोरक, या इसी का नाम है नाइडोब्लास्ट। क्या है, नाइडोब्लास्ट, समझ गए, नाइडोब्लास्ट। इसी वजह से, इसी के उपस्थिति के कारण इसको क्या कहा गया, तो नाइडेरिया कहा गया। क्या कहा गया, नाइडेरिया कहा गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि किसी प्राणी संघ को नाइडेरिया कहा जाने का कारण क्या है, तो कारण है नाइडोब्लास्ट का होना, नाइडोब्लास्ट का होना। और ये नाइडोब्लास्ट होता कहाँ है, तो आप कहिएगा कि नाइडोब्लास्ट जो जीव होते हैं उनमें अनेकों परवर्ध निकले होते हैं, और परवर्ध निकले हुए भागों पर जो कांटेनुमा दाना जो आपको दिखाई, नाम बहुत खराब है सर नहीं, खराब कहाँ है, दंश कोरक याद रखिए, नाइडोब्लास्ट छोड़ दीजिए, दंश कोरक याद रखिए। तो ये दंश कोरक के उपस्थिति के कारण, मौजूदगी के कारण, हाँ, पाए जाने के कारण इसको क्या कहा गया, तो इसको कहा गया नाइडेरिया संघ। क्या कहा गया, नाइडेरिया संघ कहा गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। बढ़े आगे, चले बढ़े आगे, जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शरीर स्तर का संगठन। किसकी बात करते हैं, शरीर स्तर का संगठन की बात करते हैं, ठीक है। शरीर स्तर का संगठन की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इस संघ के अंतर्गत नेटोब्लास्ट का होना, नहीं जी, नेटोब्लास्ट नहीं, नेटोब्लास्ट हमने कहां बताया, नाइडोब्लास्ट बताया हमने। यहां देख लीजिए, नाइडो है जी, नाइडो, नाइडोब्लास्ट लिखिए जी, दंश कोरक या नाइडोब्लास्ट, ठीक है। दंश कोरक कहिए या नाइडोब्लास्ट कहिए, ठीक है। बढ़े आगे। अब शरीर स्तर का संगठन, तो आप कहिएगा कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं इनमें कैसा पाया जाता है, तो कहिएगा उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। कैसा, उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। और साथ ही साथ बात करें भ्रूणीय स्तर की बात करें तो इसमें द्विस्तरीय यानी दो भ्रूण पाए जाते हैं, दो भ्रूण कहते हैं, द्विस्तरीय होता है। आगे क्या करना है सर, चलिए बढ़ते आगे। तो हम कहेंगे शरीर स्तर का संगठन, यानी कि इस संघ के प्राणियों में उत्तक स्तर का क्या बात करेंगे, तो हम कहेंगे इसमें स्टार देके यहां से लिखिएगा, दो बातें इसे यहीं पे लिखवा देंगे, ठीक है। हाँ, दो बातें यहीं पे लिखवा देंगे कि इस संघ के प्राणियों में, इस संघ के प्राणियों में क्या, इस संघ के प्राणियों में उत्तक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है, शरीर संगठन पाया जाता है, ठीक है। पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछे कि नाइडेरिया में किस स्तर का शारीरिक संगठन होता है, तो आप कहिएगा उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ठीक है। अगर वहीं पे बात करें भ्रूणीय स्तर में, तो इसमें द्विकोरक प्रकार का भ्रूणीय स्तर पाया जाता है। अगर हम वहीं पे बात कर ले किसकी, तो आप कहेंगे यहीं पे लिख देंगे, अगर लिख देंगे भ्रूणीय स्तर, क्या लिख देंगे, भ्रूणीय स्तर अगर लिख देंगे तो भ्रूणीय स्तर में क्या लिखेगा, तो आप कहिएगा कि इसमें द्विकोरिक, क्या लिखेंगे, इसमें द्विकोरिक, इसमें द्विकोरिक स्तर का भ्रूण पाया जाता है, ठीक है। द्विकोरिक स्तर का भ्रूण पाया जाता है, ठीक है। द्विकोरिक भ्रूणीय स्तर पाया जाता है, द्विकोरिक भ्रूणीय स्तर, इसमें द्विकोरिक भ्रूणीय स्तर पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। अगर द्विकोरिक की बात करें तो द्विकोरिक में क्या क्या आएगा, तो आप कहिए गुरुजी, अगर जहां पर द्विकोरिक आ जाता है तो वहां लिखते हैं एक्टोडर्म, क्या लिखते हैं, एक्टोडर्म, और दूसरा क्या लिखते हैं, तो एंडोडर्म, क्या लिखते हैं, एंडोडर्म। तो यही तो बात है, समझ गए। चलिए, हाँ बढ़े, जी, हाँ, चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आवास की। किसकी बात करते हैं, आवास की बात करते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है, ये पाए कहाँ जाते हैं, इसके आवास की बात कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है, बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही आपको बताए थे कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं, हाँ, जितने भी जीव होते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं जी, कहाँ पाए जाते हैं? सुमित कुमार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, होगा तो मैं बताऊंगा आपसे, ठीक है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, बिल्कुल। हम बात करेंगे कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं समुद्री यानी लवणीय जल में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसकी बात करेंगे कि लवणीय जल में तो पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन मुक्त रूप से तैरने वाले जीव होते हैं, यानी कि पूरा मुक्त रूप से तैरते हैं, ठीक है। हाँ, ये मुक्त रूप से तैरने वाले जीव होते हैं, ठीक है। चलिए जी, लिखे तो आप लोग लिख लेंगे, कहिएगा इस संघ के, इस संघ के प्राणी, इस संघ के प्राणी समुद्री ना, इस संघ के प्राणी समुद्री होते हैं, समुद्री होते हैं, जो मुक्त रूप से, क्या, जो मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। क्या होते हैं? जो मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। समझ गए? ये कैसे होते हैं? तो कहिएगा मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। मुक्त रूप से तैरने का मतलब क्या हुआ? हाँ, ठीक है, मुक्त रूप से ये तैरते रहते हैं उस जल में, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। आगे नहीं है तो फिर भी देखिए, कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। हाँ, 2-3 बातें यहाँ लिखिएगा कॉन्सेप्ट के लिए। हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए लिखिएगा, ये बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टार दे के लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टार दे के लिखिएगा, कहिएगा इन प्राणियों में उपस्थित जो दंशपूरक है ना, ठीक है जी, हाँ, मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। काहे सिर फोड़ रहे हैं जी? चलिए ठीक है, हमने बात किया कि इन प्राणियों में दंशपूरक पाया जाता है। क्या पाया है? हम कहेंगे कि इन प्राणियों में दंशपूरक, क्या, दंशपूरक, इन प्राणियों में दंशपूरक इन जीवों को रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, ठीक है, रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करेंगे? कैसे रक्षा करेंगे जी? तो आप लोग सुने होंगे, हिंदी में बहुत बढ़िया एक कविता है, हमको याद नहीं आ रहा है, बट उसका कुछ लाइनिंग याद आ रहा है कि उसमें कहा गया ना कि जो गुलाब का फूल होता है बहुत सुंदर होता है ना जी, गुलाब का फूल जो होता है बहुत सुंदर होता है, लेकिन प्रकृति ने उस फूल की सुरक्षा के लिए उसमें कांटे भी बनाए हैं। क्या बनाए हैं? कांटे भी बनाए हैं। ठीक वैसे ही इन प्राणियों में दंशपूरक होता है, और ये दंशपूरक कांटे के रूप में होता है, जो इन जीवों को क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। साथ ही साथ बात करें, हाँ, तो यही जो है रक्षा करता है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो इन्हें एक ही स्थान पर, ठीक है, उन्होंने रक्षा करता है। साथ ही साथ कोमा देख लिख लीजिएगा, एक ही स्थान पर रहने में या बने रहने में मदद करता है। रहने में क्या करता है? मदद करता है, मदद करता है, ठीक है, मदद करता है। साथ ही, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिएगा, साथ ही भोजन को, किसको? भोजन। साथ ही क्या करता है जी? साथ ही, हाँ, बहुत बढ़िया जी, सारे लोग गुलाब के फूल का जो है सिंबल देना शुरू कर दिए। हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, साथ ही ये क्या करता है? हाँ, साथ ही भोजन को, या सीधे कहिएगा शिकार को पकड़ने, साथ ही ये क्या करेगा? शिकार को पकड़ने में मदद करेगा। शिकार में क्या हो सकता है? भोजन हो सकता है, जो उसके लिए, हाँ, ठीक है। हाँ सर, मेरा सबसे बेस्ट भोजन है लिट्टी चोखा और धोखा। वाह, क्या बात है। साथ ही हम बात करें क्या काम करता है, तो कहिएगा साथ ही भोजन को, या साथ ही शिकार को पकड़ने में, साथ ही शिकार को पकड़ने में क्या करता है? में मदद करता है, मदद
करता है, कोई दिक्कत। साथ ही शिकार को पकड़ने में क्या करेगा, मदद करता है। तो अगर आप लोगों से कार्य पूछ लिया जाए कि इस दंश कोरक का कार्य क्या है, तो क्या नहीं लिख पाइएगा, लिखा जाएगा गुरुजी, लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, एकदम लिखाना चाहिए, एकदम लिखा जाना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों से अब ये पूछा जाए कि दंश कोरक का क्या कार्य है, तो आप सीधे कहिएगा दंश कोरक इस जीवों की रक्षा करता है। क्या करता है, जीवों की रक्षा करता है, साथ ही साथ एक ही स्थान पर बने रहने में मदद करता है, और भोजन को या शिकार को पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, एक कंसेप्ट और लिखिएगा यहीं पे। हाँ, ठीक है, एक कंसेप्ट यहां पे लिखिएगा, दूसरा यहीं पे डाल दीजिएगा। तो कहिएगा, हम कहेंगे कि जो इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, उनका जो अंतः कंकाल होता है, हाँ, अंतः जो कंकाल होता है वह किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है, ठीक है। हाँ, तो कहेंगे इस संघ के जीवों का अंतः कंकाल, क्या, अंतः कंकाल किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, बना होता है, कोई दिक्कत, बना होता है, यानी जो अंतः कंकाल है वह किसका बना होता है, तो आप कहिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए, अब बताइए आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। हाँ, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर छुट्टी कर दीजिए, हाँ छुट्टी कर दीजिए, ठीक है। हाँ, इसके मुंह के पास धागेनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है जी। हाँ, छुट्टी कर देते हैं सुमित कुमार, ठीक है। बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लगा, हाँ जल्दी से एक बार बताइए। और अब अगर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। हाँ, CaCO3, जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हाँ ठीक है। चलिए बोलिए, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, हाँ जल्दी से। हाँ, 2 मिनट का टाइम है। बहुत मजा आया गुरुजी, कृष्णा कुमार कह रहे हैं मस्त क्लास लगा गुरुजी, कृष्णा कुमार। बिट्टू कुमार कह रहे हैं मस्त लगा। बिट्टू कुमार कल आपको क्या हो गया था जी? जबरदस्त लगा। ठीक है सर, हम गोपालगंज से हैं, बिल्कुल, धन्यवाद आपका, स्वागत है सर। याद करने, हाँ बहुत अच्छा लगा गुरुजी, धन्यवाद, थैंक यू आपका भी। हाँ, याद रहने के लिए ट्रिक नहीं बताते हैं, इसमें आपको कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। पौड़ी फेरा, ये इसमें आपको ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी, जहाँ ट्रिक आएगी, जहाँ ट्रिक हो सकता है वहाँ ट्रिक हम बताएंगे जरूर, ठीक है। हाँ, जहाँ पे ट्रिक संभव नहीं है, अब पौड़ी फेरा, नाइडेरिया, इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, उनके एग्जाम्पल, उनके आवास, उनके कोशिकीय शारीरिक संगठन, और इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। कोई इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा, मिस्टर सुमित कुमार, ठीक है। हाँ सर, आप क्यूट लग रहे हैं। दीपक कुमार कह रहे हैं धन्यवाद। चलिए, हंड्रा वैज्ञानिक क्या नाम है आपका, क्या कहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्या आप, एक आदमी पूछ रहे थे हंड्रा क्या क्या था, चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, अब बनाए सर प्लीज। हाँ, नोट्स के लिए क्या है, नोट्स आप लोगों का तैयार हो चुका है। हाँ, तीसरे चैप्टर का नोट्स तैयार हो चुका है, मिल जाएगा, आज मिल जाए या कल मिल जाएगा। हाइड्रा का वनस्पति नाम, अरे यार उसमें क्या है, वो हमने ऐसे चित्र ले लिया था, हाँ हाइड्रा समझाने के लिए ले लिया था। झकास सर, अरे देसी अंजा, झकास सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। हाँ हाँ, एकदम मिलते हैं कल के क्लास में, एकदम थोड़ा सा, हाँ मजे आप लोग पढ़िए बायोलॉजी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एकदम मजा आएगा, और यूं ही आप लोगों को याद हो जाएगा। एक बार मैराथन ले लेंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। हाँ, जाने से पहले जो भी क्यूरी हो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा कि गुरुजी हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पे परेशानी है, ठीक है। फिर भी मिलते हैं कल, एकदम मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का, मिलते हैं कल की क्लास में।